हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसका मैप माइंड मैप पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट मैपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नीचे एटम को क्या दे रखा है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। ये हमारे एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके साथ में कुछ मैं आपको दिखाऊँ सिनफ, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है। ये क्या है, इसके एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसे हम, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, आगे चलते हैं इसको फर्दर देखते हुए। और इलेक्ट्रॉन जैसे दे रखा है एटम में बेटा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की क्या दे रखी है आपको, इलेक्ट्रॉन की जो जिसने डिस्कवरी की थी उनका नाम था साइंटिस्ट का थॉमसन, जे थॉमसन नाम था। अभी हम इनको आगे देखेंगे। और इन्होंने कहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, फ्रॉम कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है बेसिकली इनके ऊपर। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए देखिए यहाँ जो वैल्यू इसकी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की, कितनी दे रखी है आपके सामने, चेक कर सकते हैं आप। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको, सी ये बेटा आपको इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, नेगेटिव वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम। सी का मतलब क्या होता है, कोलॉम। सी फॉर चार्ज, कोलॉम। ठीक है, सेकेंड है बेटा इसका मास जो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg बाय मास। ठीक है, वैसे जनरली इसकी एमसीक्यूज में आता है और वैसे पूछते हैं, बट एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको बताया जैसा कि मैंने अभी आपको, ये जो वैल्यू है इसकी 9, ये 1.6 वाली 1.6 वाली जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में गिना जाता है। ठीक है, और उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अगला है बेटा प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन क्या एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस इनको डिस्कवर करने वाले कौन से थे, ई गोल्डस्टाइन। इनका नाम था ई गोल्डस्टाइन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम एनॉड रेस है। इन्होंने क्या किया था, एनॉड रेस निकाली थी जो कैनाल रेस के थ्रू, ये भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और इसका जो प्रोटॉन का चार्ज था सेम, देखिए प्रोटॉन का देखिए और इलेक्ट्रॉन का देखिए ऑलमोस्ट सेम है। बस फर्क कितना है, इस पे क्या है प्लस चार्ज और इस पे क्या है नेगेटिव। यही होता है इसके अंदर, और कोई इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में आपको मास ऑफ प्रोटॉन तो बहुत कम पूछा जाता है, क्या मेन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का देखा जाता है। एनीवे अगला आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैव द नो चार्ज, एज यू कैन सी बेटा न्यूट्रॉन हैव द नो चार्ज। इसको डिस्कवर करने वाले होते हैं जेम्स चैडविक। क्या नाम था इनका, जेम्स चैडविक, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ऑन द लाइटर एलिमेंट्स, उन्होंने चेक किया था अल्फा पार्टिकल जो थे बहुत लाइटर एलिमेंट्स के अंदर निकाले थे। ठीक है, और ये क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल। मास कितना होता है इनका, इसका ही मास। देखिए इसके सिर्फ होने से ही फर्क होता है। न्यूट्रल इज मीन्स नथिंग। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि जैसे एसिड और बेस को मिलाते थे क्या बनता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो वैसे न्यूट्रल कब बन जाएगा, जब आपने पीएच, अभी क्लास 10th में आएंगे तो आप पढ़ेंगे पीएच लेवल। ठीक है, उसके अंदर इंडिकेटर्स गिवन होते हैं अलग अलग। यहाँ 0 से लेके 6 तक में एसिडिक कैरेक्टर होता है। 6 से लेके जैसे ही 7 पे आता है तो न्यूट्रल हो जाता है। 7 से लेके 14 तक बेस होता है। ठीक है, ये एसिड में गिरा जाता है, बेस में गिर जाता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इससे बेटा एटॉमिक एटॉमिक मॉडल के बारे में दिखाया गया। देखो मैंने अभी ऊपर आपको नाम बताया था, जैसे कि किन्होंने खोज की थी उनके बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, एक हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, एक बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, इनके बारे में जो थॉमसन जी थे उन्होंने किसके ऊपर डिस्कवरी की थी, वाटरमेलन के ऊपर। किसके की था, वाटरमेलन। उन्होंने बोला था क्या, कि जितना इसका ईटेबल पार्ट, जैसे वाटरमेलन हो गया इसका बेटा, ऐसे देखा होगा अपने बीज अलग अलग सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, ये जो सीड्स हैं ये सारे, इनको क्या नाम दिया था इन्होंने, इन्होंने बोला था ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है सारे, इलेक्ट्रॉन। और जितना ईटेबल जो लाल लाल कलर का पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर, ठीक है, ये सारा क्या था, प्रोटॉन है। क्या है सारा, प्रोटॉन है, याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ये प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला है, उन्होंने बोला देखो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। इलेक्ट्रॉन कैसे एम्बेडेड, एम्बेड मतलब धसे हुए हैं,
ऐसे जैसे ये मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो बचे हुए पार्ट है अंदर ये सारा क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। रदरफोर्ड का क्या था, एटम हैज अ मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस। उन्होंने क्या किया था, एक जैसे मान लीजिए आप एक विंडो है, मान लीजिए विंडो है, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने क्या है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर आपने क्या किया, मटर के दाने यहाँ से फेंक के मारे, बहुत सारे मटर के दाने बेटा कैसे निकल के जाएंगे, कुछ एकदम स्ट्रेट निकलेंगे, कुछ टक्कर मार के ऐसे निकलेंगे, कुछ टक्कर मार के ऐसे निकलेंगे। उनका डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे गए, उनमें से मतलब इधर उधर डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स के मतलब मटर के दाने क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा मटर के दाने जब बाहर निकल गए, तो उनमें से क्या था बेटा, जो 12,000 यानी कि वन ऑफ द 12,000 पार्टिकल्स, जो 12,000 में से एक पार्टिकल जो था बाउंस बैक कर रहा था इस लाइन के ऊपर, देख रहे, वापस, जैसे मतलब मैं अगर यहाँ से हटा के फिर से बना के दिखाऊं आपको, तो उन्हें जो अल्फा पार्टिकल, ये जो विंडो है बेटा, इनमें से एक जो था, जो स्ट्रेट जा रहा था, जाके वापस आ रहा था, बाउंस बैक कर रहा था वो। ठीक है, कौन सा था, 12,000वां पार्टिकल जो था उनमें से अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, तो वो क्या था, बाहर वापस आ रहा था, बैक हो रहा था। ठीक, बाउंस बैक बोलते हैं। और उसमें मोस्टली क्या थे, स्पेस में से बाहर निकल गए थे। ठीक है, आउट हो गए, मतलब बाहर। विंडो में से कैसे मटर के दाने फेंक के मारूंगा तो आधे से ज्यादा बाहर निकल जाएंगे, उसमें से कुछ ऐसे टकरा के वापस आएंगे उल्टी डायरेक्शन, जैसे इधर चले गए, कुछ ऐसे आ गए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, इतना से स्पेस में इतना ही दिख पा रहा होगा आपको। खैर, इनमें से क्या था, ऐसे टक्कर मार के यूं जा रहे हैं, ठीक, फिर कुछ ऐसे टक्कर मार के यूं आ रहे हैं। ठीक, उनमें से 12,000 में से एक पार्टिकल जो तो सीधा जा रहा था और वापस टक्कर मार के फिर आ रहा था। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका बोर्स एटॉमिक मॉडल है। बोर्स क्या थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इन्होंने शेल्स के अंदर खोज की थी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आपने पढ़ा होगा के शेल, एल शेल, एम शेल, ये जो भी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो रूल 2n का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, चेक देखिए, रूल 2n का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इन्होंने क्या बताया इसके थ्रू, इन्होंने एक चीज बताने की कोशिश की है, जो हमारे पास जैसे कि 2n का स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लगाया 2n का स्क्वायर, इन्होंने बोला n की जगह आप 1 रखते हैं, तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और 2 इंटू सॉरी सॉरी कितना हो गया, इसमें से अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, आंसर में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर फर्दर अगर मैं n की इक्वल्स टू में 2 रख देता हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, और 2 टू जा 4, और 4 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे n की जगह, मान लीजिए n की जगह मैंने 3 रख दिया, तो क्या होगा, 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो बेटा एनसीईआरटी आपको बताती है। ठीक है, ये इतना करना है, के शेल, एल शेल और एम शेल में। तो मैंने अगर मैं चेक करूं, तो मैंने क्या बताया आपको, के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर और एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहली शेल में मैंने 2 निकाले, अगली में 8 निकाले, अगली में 18 निकाले। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये आपका क्लास 10 तक में काम आएगा। तो मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं, तो ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ब्रिजेश सर का फॉर्मूला देखेंगे आप, ये फॉर्मूला यही क्रॉस होता है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा और ना ही आप करना। उसका रीजन बताऊंगा बेटा, ऐसा क्यों, तो इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, पहली शेल के अंदर बेटा, इट मीन्स के शेल के अंदर, एल शेल के अंदर और एम शेल के अंदर, पहली शेल में 2 डालेंगे, अगली शेल में 8 डालेंगे, अगली शेल में फिर 8 डालेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, देखिए आपको सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी बात हम फर्दर करते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बेटा, एटम की बात की हमने। एटम्स आर, यहाँ लिखा है देखिए, एटम्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ दिया गया जैसे आपको दोनों के बारे में, और यहाँ लिखा है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जो एटॉमिक मास निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के निकलेगा। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, सॉरी गाइस, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ इसके बारे में, तो देखिए, सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि मैंने बोला क्लोरीन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, लेकिन मास नंबर आप चेक करेंगे तो कई जगह 37 लेते हैं, कई जगह 35.5 लेते हैं, कई जगह 36 लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोप्स के अंदर एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन का एक 1 2, हाइड्रोजन का एक 1 3, ऐसे भी होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर इज 3 2 1, तीन हो सकते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ये फर्दर आप जब हायर क्लास में आएंगे तब समझेंगे। ऐसे बेटा अगला आता है आइसोबार। आइसोबार क्या, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे कि मैं ऑर्गन की बात करूं, ऑर्गन का कितना होता है, ऑर्गन का, ये ऑर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, और मास नंबर कितना है अगर आप चेक करेंगे कितना होता है 40। उसी जगह बेटा अगर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और उसका मास नंबर होता है, मास नंबर देखेंगे तो 40। तो देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। ठीक है, ये समझ गए आप। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जॉन डेल्टन के बारे में समझ रहे हैं हम। जॉन डेल्टन कौन थे? as a considered to be an individual entity, but his concept had to be discarded in the 19th century। इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सी भाषा में समझाऊं आपको तो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने डिस्कवरी की थी आगे, तो एक ही चीज जो मैंने आपको ऊपर बताई कि बेटा एटम को क्या किया गया है, सब डिवाइडेड किया गया 3 पार्टिकल्स के अंदर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बस ये समझ लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना। ठीक है, मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ आपको, जरूर आएगा। ठीक है, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ से किया था उन्होंने? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। उनके इलेक्ट्रॉन का बेटा जो चार्ज था कितना निकला था? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलॉम्ब। देखो उन्होंने दिया ना कि कोलॉम्ब, कैलकुलेट बाय रॉबर्ट ई मिलिकन्स। ई मिलिकन्स क्या है मालूम है? ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था रॉबर्ट ई मिलिकन्स ने। मिलिकन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ठीक है, लेट्स मूव, आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा अगला आता है हमारे पास, सॉरी, इसके बाद फर्दर हम आगे देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आती है बेटा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को किसने किया था इसके बारे में? इसके प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन नाम था इनका। बाय हिज फेमस कैथोड रेज और द कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट was able to detect the presence of positively charged particles called the protons in atom। ये डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? ई गोल्डस्टीन। मैंने आपको शुरू में बताया था इनके चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या था बेटा? पॉजिटिव। सी पॉजिटिव चार्ज क्या था? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन बेटा बेसिकली कैसे निकालते हैं ये आपको दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, इतनी डिटेल में जाने की नीड नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है बस, दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, जे थॉमसन के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। ये रहा बेटा आपका जे थॉमसन जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सॉरी जी, जेम्स चैडविक। तो जी जेम्स चैडविक bombarded his lighter elements like a lithium, boron, etc. with alpha particles and observed the emission of the new particle having zero charge but having mass equal to the proton। इसका मतलब क्या हो बेटा? जेम्स चैडविक जी ने क्या किया था? बोम्बार्डिंग, बोम्बार्डिंग मतलब क्या था? फेंकना, मतलब लाइटर एलिमेंट्स को वहां से मारा उन्होंने एलिमेंट्स को, जैसे कि चाहे लिथियम ले लीजिए, बोरोन ले लीजिए, इनमें कोई सा भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा दे रखा है। विद अल्फा पार्टिकल्स के साथ उन्होंने क्या किया? बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि आपस में टकराते हैं गैसियस पार्टिकल ना, उस टाइप से अल्फा पार्टिकल। एंड ऑब्जर्व किया उन्होंने बाद में क्या? एमिशन ऑफ द न्यू पार्टिकल्स हैविंग द जीरो चार्ज। उनका जो नए पार्टिकल जो बन रहे थे, लेकिन उनके पास क्या था? चार्ज कितना था? जीरो था, बट हैविंग मास इक्वल टू द प्रोटॉन। लेकिन उनका मास जो था प्रोटॉन के बराबर था, मतलब न्यूट्रल होते हुए उनका जो चार्ज है वो जीरो है, लेकिन उनका क्या है? मास जो है उसके प्रोटॉन के बराबर आ रहा था। इसलिए कई जगह पर बेटा, अभी आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, सिर्फ इसके मास और प्रोटॉन इक्वल होने की वजह से, दिस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप कीप इन माइंड। बताऊंगा इसके बारे में आगे, इसका यूज क्या है। हम बोलते हैं ना, जो न्यूट्रॉन हैव जीरो चार्ज, क्या बोला इसने? जीरो चार्ज, बट हैविंग द मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये बताऊंगा कैसे। चलते आगे, आगे कहता है दीज अल्फा पार्टिकल वाज कॉल्ड द न्यूट्रॉन। इन्हीं को न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन पार्टिकल ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन आर एब्सेंट इन द प्रोटीनियम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लाइक H11। अभी मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है,
सिंस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या है, नेग्लिजिबल माना गया, मतलब ना के बराबर माना गया, एज कंपेयर टू प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की कंपैरेटिवली, एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, और इस न्यूट्रॉन को भी, न्यूट्रॉन के भी कंपैरेटिवली, सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन इन एन एटम विल कंपोज इट्स एटॉमिक मास, इनके सम होने से क्या उसके इसके एटॉमिक मास को कंपोज किया गया है, ठीक है, कंपोज मतलब मिलाकर बताया गया है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है बेटा एटॉमिक मॉडल्स के बारे में है। एटॉमिक मॉडल्स क्या था, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, visualize that electron, proton and neutron in an atom, various atomic models were proposed by the different scientists। बेटा जब एटॉमिक मॉडल्स को तैयार किया गया तो उसमें क्या था, अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, जैसे कि थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए द मोस्ट, ये क्या है बेटा इसमें, the most trusted and scientifically established model of an atom which is adopted these days in a quantum mechanical model of an atom, it will be dealt in the higher class, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स वगैरह के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट लेट्स सी, दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। मैंने बताया था वाटरमेलन का क्यों बोलते बेटा, बिकॉज वाटरमेलन देखो आप यहाँ दे भी रखा है आपको, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, लेट्स सी, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लाइक दिस, है ना। इन्होंने क्या बोला इसको, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा क्या कि दिस मॉडल इसको द वाटरमेलन, ये बेटा एक पूरा वाटरमेलन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इन्होंने बताया क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो अंदर का ये लाल लाल रेड कलर का जो पार्ट होता है, रेड पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है वाटरमेलन का, उसे पॉजिटिव स्फीयर बताया, क्या बताया, पॉजिटिव स्फीयर, इसको ध्यान रखिएगा आप, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, और इसने बोला क्या, जो इसके अंदर जो सीड्स एम्बेडेड हो रखे हैं, ठीक है, सीड्स जो एम्बेडेड है जो वाटरमेलन के अंदर, उन्हें क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन, थॉमसन मॉडल, ठीक है, ये जो सीड्स है, बाकी सारा क्या है, प्रोटॉन है, बाकी सारा प्रोटॉन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट, आगे बेटा जेजे थॉमसन का मॉडल था, जेजे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है, ऑल दिस मॉडल एक्सप्लेन द न्यूट्रली atom, it was not able to be explained, other scientific experiment conduct an atom, hence it was discarded। बेसिकली क्या है बेटा, जब इसको इस मॉडल को जब एक्सप्लेन किया गया तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि मतलब इस एक्सपेरिमेंट को कि प्रूफ नहीं कर पाया था पूरी तरीके से, तो बाद में ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया उसका, ठीक है। अब इतना ही समझते हैं, आगे इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करते हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड जी ने क्या बोला बेटा, इन हिज फेमस अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल लाइक द हीलियम एंड द हीलियम न्यूक्लियस हीलियम अपॉन दिस गोल्ड फॉइल। यानी बेटा उन्होंने क्या बोला, गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक एक ऐसा देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, सी आप देख सकते हो, तो ये अल्फा की एक पार्टिकल ऐसे लिया, यहाँ से क्या किया, एक एटमाइजर लिखा है, एटमाइजर मतलब जहाँ से एटम्स निकलते हैं, वो एटम्स जाके इस पे टकरा रहे थे, टकरा के इधर जा रहा है, कोई इधर टकरा के इधर जा रहा है, और कुछ टकरा के बीच में जा रहे हैं, कोई मतलब वही जैसे मटर वाला एक्सपेरिमेंट था, वही वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है, उनमें से एक सीधा जा रहा है और सीधा जाके वापस बाउंस बैक कर रहा है, समझ आ रहा है। ये सारा कैसा है, अल्फा पार्टिकल्स लेके यहाँ से उन्होंने एटम्स छोड़े, एटम्स ऐसे गए तो कुछ टकरा सीधे गए, तो एक तो इसमें से क्या है, सीधे जाके वापस आ गया, बाकी जो निकल के जा रहे थे टकरा के यहाँ जा रहे थे, कोई यहाँ टक्कर के मार के यहाँ जा रहा था, कोई यूं लग के यूं जा रहा था, अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहे थे, समझ आ रहा है। इस टाइप से वो अलग अलग तीर शो कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से हुआ था वो। आगे देखते हैं इन्होंने आगे क्या बताने की कोशिश की है। ये जो बेटा रदरफोर्ड मेड द ऑब्जर्वेशन, एग्जाम के अंदर बेटा जो पूछा जाता है, मैं बार बार बोलूंगा आपसे, एग्जाम के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का आता है वो यही बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि राइट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, सो यू हैव टू राइट डाउन बेटा, यहाँ से 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कोई भी आप याद कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या किए थे,
पास हो गए थे, यानी कि यहाँ से मोस्टली बाहर निकल गए थे। मतलब मैंने बताया जैसे मटर के दानों को, सेम बिल्कुल वही वही है एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द कहाँ चले गए थे, बाहर चले गए थे। ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ विंडो है, विंडो में से अगर मटर के दाने फेंक के मारूंगा तो 60 to 80%, 60% तो बाहर जाने ही जाने हैं, इसमें तय है, ठीक है। उसमें से कुछ होते हैं जो टकरा के नीचे गिर जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉइल सम एंगल्स, कुछ एंगल्स बना रहे बेटा, जैसे मैंने बताया, लाइक ऐसे गए ऐसे आए, ऐसे गए ऐसे आए, ठीक है। सो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, चला गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और एक मैंने जो आपको बताया था बेटा, 1 out of the 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड बाउंस बैक, यानी कि एक उनमें से जो अल्फा पार्टिकल क्या था, स्ट्रेट जा रहा था और वापस आ रहा था। मैं बार बार इसी लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, ये उसका ऑब्जर्वेशन है, उसके एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। सो प्लीज कीप इन माइंड, आपको बार बार बताया है, यहाँ लिखा है, देखो उन्होंने, ये जो पॉइंट है भूलने का नहीं, बिल्कुल राइट द ऑब्जर्वेशन, वो पूछता है, एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ बना के भी दिखाया है उन्होंने बहुत अच्छे से, ठीक है। मेरा इतना अच्छा ड्रॉ नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए बोल रहा है अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, और इसमें से वंस बाउंस बैक, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं, उसमें से एक था जो वापस बाउंस बैक हुआ था, ये रहा जो लिखा है इन्होंने, ठीक है। याद रखिएगा इससे। आगे देखते हैं, इस पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अब क्या निकला बेटा, देखिए कह रहे हो हिज ऑब्जर्वेशन ड्रॉज ड्रॉन्स, कुछ ड्रॉ निकल के आए। ड्रॉ क्या थे बेटा, यानी कि उसकी कुछ कमियां आई, ठीक है। ड्रॉन्स फॉलोइंग कंक्लूजन, अच्छा उसकी कंक्लूजन, सॉरी, फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड हैड ड्रॉन कंक्लूजन, उसके कंक्लूजन के बारे में जो पूछेगा आपको, प्लीज कीप इन माइंड, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, इससे कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंक्लूजन लिखने के लिए सेम वही 3 पॉइंट्स लिखेंगे आप। Atom consists of the predominantly empty space of the most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected, यानी कि उसमें से most of the alpha particles pass through the gold foil, most of the alpha particle pass through the gold foil without undeflected, ठीक है। मोस्टली बाहर चले गए, बाहर चले गए, सबके सब बाहर जा रहे हैं बेटा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास टू द गोल्ड फोइल। सेकेंड, अगर अगला बोले, उसमें से कुछ थे बेटा बाउंस बैक कर रहे थे, ठीक है, ऐसे आ रहे थे, ऐसे जा रहे थे, है ना। बार बार ये क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज एग्जाम में पूछता है, इसलिए बताया जा रहा है बार बार आपको, ठीक है। सो कंफर्म आएगा आपको। एटम्स कंटेन द सेंट्रली प्लेस्ड, सेकंड पॉइंट बेटा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। क्या होता है, एटम्स के अंदर जो सेंट्रली जो होता है, बेसिकली ये जो एटम होता है, इसके अंदर सेंट्रली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है हमेशा, ठीक है। कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बट डिफ्लेक्टेड वेरी फ्यू ऑफ द 1 of the 12,000, यानी कि बेटा मान लीजिए ये गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, पीछे से, इसमें क्या बेटा जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था, देखो कोई चीज रिफ्लेक्ट कब करती है, जब वो सिमिलर मिल जाती है। अगर ये सिमिलर, तो यहाँ पे भी कोई एक सिमिलर होगा, तभी टक्कर मार के सीधा जाके वापस आया अपने पॉइंट पे। जो सेम जैसे जा रहा है वैसे ही आएगा वापस, तो वैसे ही आएगा, इट मीन्स बाउंस बैक कर, यानी उसी के जैसा कोई है, मतलब उसका रिपल्शन हो गया वहां पे। रिपल्शन मतलब समझ रहे हो, कॉमन सी भाषा में बेटा, कि उसके जैसा ही सेम, मतलब अगर कोई खड़ा हुआ है तो कोई वहां जाता नहीं है ना, जब उससे हटके तभी वहां से मिलता है वो। आगे देखते हैं, since few of the यहाँ लिखा है since a few fraction of the alpha particles suffered deflection and very few bounce back, this led to the conclusion that the most of the space of the empty space are occupied by the nucleus negligible as compared to the empty space। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने बोला कि अधिक से अधिक क्या था उसके अंदर, जो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर रखा था अपने स्पेस को, इसलिए उसमें से जो एम्प्टी स्पेस था बहुत कम था। यहाँ से निकल तो जा रहे थे सारे पार्टिकल्स यूं यूं टक्कर मार के, ठीक है, लेकिन जैसे उनमें से कोई बाउंस बैक नहीं आ रहा था, ठीक है, सब निकल जा रहे थे अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग एंगल्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसमें से फिर वही लास्ट में पॉइंट बोला उन्होंने, सिर्फ एक ही जो था वो बाउंस बैक करता हुआ जा रहा था और आ रहा था वापस, ठीक है। सेम पॉइंट्स को आगे देखते हैं, इनमें से कोई 3 पॉइंट्स लिखने, ज्यादा नहीं लिखने, मतलब इससे अधिक नहीं लिखना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसमें बेटा, हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो रहा है आपका, रदरफोर्ड मॉडल का हैविंग द फीचर बेसिक हिज एक्सपेरिमेंट, देखो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, फीचर्स अगर लिखने के लिए बोलता है आपसे, ये आपको बार बार पॉइंट को याद रखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से बेटा ऊपर से आते हैं, रदरफोर्ड का देखो पहली चीज तो आपको क्या बताने का है, इस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा उन्होंने,
ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, सी पहला क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाला पॉइंट, 3 पार्टिकल 3 पॉइंट अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लेना आप। एग्जाम में 200% पूछेगा, 100 नहीं 200%, 200% पूछेगा, फिर से बता रहा हूँ आपको। ये तीनों लिख के और ये ड्रॉ कर देना थोड़ा सा, ठीक है। कंफर्म्ड है बेटा, जो बोल दिया आपको, ठीक है, एकदम बिल्कुल। सेकेंड है बेटा, इसके अंदर एक चीज और है, इनका जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन, उसके ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, इसके भी कोई 2 पॉइंट्स लिख लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, 2 लिख लिए इनफ, वही वाले पॉइंट्स है, देखो कोई अलग नहीं है, वही जो पहले वाले थे वही, अगर कंक्लूजन में पूछता है आपसे तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको बोलता है क्या, अगर वो आपको यहाँ फीचर्स की बात करता है, ठीक है, वो बोलता है फीचर्स बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम हैविंग फीचर्स, तो फीचर आपको क्या लिखना है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेंटर के अंदर क्या था बेटा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था, उसके सेंटर, ठीक है, उसके, जिसे अब न्यूक्लियस कहा गया, क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया, बार बार सुनिए, ठीक है। सेकेंड है आपका, नियरली ऑल द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जहां पर कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट, उन्होंने एक चीज और बताया अपने ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, यानी कि फीचर्स क्या निकल के आए, उन्हें बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस है ये, इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, समझ पा रहे हैं, इस टाइप से उसने बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड क्या बोलता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, यानी कि जो न्यूक्लियस का साइज है बेटा, वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, एज कम्पेयर टू द एटम, ठीक है, एटम के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यस, जो अब तक रदरफोर्ड से मिस्टेक हुई बेटा, ये एक उसका एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन तो आएगा, एक उसका जरूर पूछता है ड्रॉबैक बताइए, उसकी कमी क्या रह गई, ड्रॉबैक मतलब कमी क्या रह गई थी, ठीक है, मॉडल की, उसकी अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम के चक्कर, तो उसने क्या बोला था बेटा, इस पॉइंट को देखिए, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल will lose their energy and finally fall into the nucleus. This will make atoms highly unstable. ये बेटा उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी इस बात को बोलकर, ठीक है। क्या हुआ, उसके इस कहने का मतलब ये है, उसने बोला जैसे आपने रेडियम देखा है बेटा, रेडियम देखा होगा आपने, जो ग्रीन ग्रीन कलर के कई लोग की वॉच होती है, या घर में हम लोग लगवाते हैं, ग्रीन जो वॉच होती है, वॉच के अंदर जब वो चमकती है तो ग्रीन ग्रीन कलर का वो लाइट पे, अब तो खैर डिजिटल वगैरह आ गई क्लॉक, पहले वो जो सुइयों वाली जो होती थी, तो उसमें क्या था, रेडियम आती थी, 30 रुपए 40 रुपए की वॉच आती थी, बाजारों में मिलती है, तो उसको क्या हल्का सा लाइट की रोशनी पाने के बाद वो रात को भी चमकती थी, ग्रीन कलर की, देखी होगी आपने, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब, अच्छा मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से मान लीजिए अभी आगरा जा रहे हो, ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ, अगर मैं यहाँ से आगरा जाऊंगा, तो वो जो साइन बोर्ड होते हैं देखा, ब्लू कलर के रोड पे मिलते हैं कि आगरा के लिए इधर मुड़िए, मथुरा के लिए इधर मुड़िए, है ना, हाईवे वगैरह पे ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू ब्लू कलर के होते हैं, तो वहां पे देखेंगे आप, जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है बहुत तेज फोकस करता है, और उसके अंदर क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करने लगते हैं, उसके जो एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगते हैं, और जंप करने के बाद क्या, आपकी रोशनी आपको, मतलब आपको दूर से दिखाई देते हैं चमकते हुए, कि हाईवे के लिए इधर मुड़ना है, हमें नोएडा के लिए इधर मुड़ना है, गाजियाबाद के लिए सीधे जाना है, इस टाइप से है ना। तो वो उसका देखो, उसका काम ही रोशनी देने का है, अगर मैं इसको भी, तो अगर उसको काम रोशनी देने का है, तो बताओ उसकी रोशनी क्या कम हो जाएगी क्या उस बोर्ड की, नहीं होगी ना, एग्जैक्टली कभी नहीं होती है, बिकॉज अच्छा मान लीजिए इसको भी हटाइए, मैं कहता हूँ आपको अपने घर में बल्ब लगा हुआ है, बल्ब है आपके, ठीक है, बल्ब को जला रखा मैंने एक क्या नाम है, डिवाइस में लगा के, प्लस में ये मैंने डिवाइस में लगाया, आप ये बताइए बल्ब जलेगा क्या, इसकी रोशनी कम होगी, नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ इसका काम ही जलने का है बेटा, कैसे इसकी रोशनी कम हो सकती है, रोशनी तब कम होगी जब उसमें वोल्ट कम आएगा ठीक है, अदरवाइज वैसे इसकी रोशनी कम नहीं होगी, उसका काम, और ये अगर मैं आज लेके आया हूँ और आज से 5 साल तक ये ऐसी ही रोशनी दे रहा है, तो बताओ इसमें मतलब इसमें इसकी रोशनी कम तो खत्म तो हुई नहीं, है ना, उसका काम ही जलने का, उसका काम ही रोशनी देने का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बात वो गलती से बोल गया था रदरफोर्ड, जो उसकी मिस्टेक थी, कि जो इलेक्ट्रॉन जो है अपने सर्कल पे देखिए रिवॉल्व करता हुआ ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, फाइनली क्या होता है, उसमें गिर गिर जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूमते 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 घूमते, जैसे कोई
उसमें होके एनर्जी खत्म हो रही है मेरी, खत्म हो रही है। खत्म क्यों होगी भाई? उसका काम घूमने का है, उसका काम ही एनर्जी रेडिएट करना है। सूर्य कभी अपनी गर्मी देके क्या शांत हो जाता है क्या? नहीं ना। तो अपना उसका काम ही घूमने क्या नाम है, सनलाइट देने का है। तो लाइट देगा तो इससे लोगों को रोशनी मिलेगी, है ना, और अपने हम सारे काम कर पाएंगे। ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट आप इतना समझ गए होंगे कि उसने क्या गलती कर दी थी। उसने बोल दिया था कि एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रॉन और बाद में फाइनली गिर जाता है अपने न्यूक्लियस के अंदर आके, जो कि वो गलत एक्सपेरिमेंट, वहां फेल हो गया था, यहीं से वो फेल। तो उसका फेलियर के बारे में 110% पूछता है, 110% पूछेगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला है बेटा, दिस वॉज अ मेजर ड्रॉबैक, यही सबसे बड़ी कमी थी उसकी, वॉज अनएक्सपेक्टेड हिम, जो उनसे नहीं बताया गया था। ठीक है। इसके बाद फिर बोर भैया आए, मतलब बोर अंकल आए। बोर अंकल ने क्या बताया हमको? उन्होंने बोला, चल ठीक है रदरफोर्ड, मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ, जो जो भी तूने बताया कि रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट, यहाँ देखिए लिखा है नील बोर जो आए 1912 में, ठीक है, 1912 में आए। उन्हें प्रपोज किया इस मॉडल को, उन्होंने बताया कि ओनली द सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कहते हैं उनमें से कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जो डिस्क्रीट करते हैं, और डिस्क्रीट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं, मतलब एटम के अंदर जाने के लिए। ठीक है। आगे कहता है व्हाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, उन्होंने वही बात बोली जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बेटा जो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, तो कभी गिरेगा ही नहीं, वो घूमते ही जाएगा, घूमते ही जाएगा। तो बेशक वो अंदर, क्योंकि प्लस चार्ज है, तो प्लस की वजह से घूमता जाएगा, घूमता, पर कभी अंदर जाके गिरेगा नहीं उसमें। ठीक है। गिर ही नहीं सकता। ठीक है। उसका काम है सिर्फ घूमने का, एनर्जी रेडिएट करना, रेडिएट करना, रेडिएट करना। अंदर प्लस भैया बैठे हैं, वो कहते हैं भाई मत गिर तू, ये घूमता रहे सरफेस के ऊपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इस टाइप से तो उन्होंने ये बताया। थर्ड है बेटा, एनर्जी एमिटेड और द एब्जॉर्ब बाय द एटम ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो ये उन्होंने बोला अगर एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है किसी एटम के थ्रू, ठीक है, तो ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ मैं। ये आपको मान लीजिए बेटा एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ मूव करते करते वो इस इलेक्ट्रॉन, इस सेकेंड शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये प्लस का चार्ज है, मान लीजिए फर्स्ट शेल थी फॉर एग्जाम्पल, ये इसके सरफेस पे घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इधर से घूमता हुआ, घूमता 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 सीधा इस पे आएगा। तो बेटा वो या तो वो देखो आएगा, यानी कि इस पे कूदा है। ठीक है। इससे कूदा यानी कि इसने अपनी एनर्जी को यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा बेटा तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा। लेकिन वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करके फिर अगर इसको यहाँ से इस ऑर्बिट में आना है, इस पे आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, और ताकत लगानी पड़ेगी इस पे आने के लिए। कहने का मतलब वो एनर्जी बाहर जाने के लिए। ठीक है। तो बाहर जाने के लिए उसको क्या अपनी ऑर्बिट से और ताकत लगानी पड़ी, जिस कारण वो यहाँ आ पाएगा। तो इसने ही बोला है कि एनर्जी एमिट होती है, निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इस तरीके से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं एटम्स। ठीक है। ये बेटा कुछ शेल्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था के शेल, एल शेल और एम शेल, जो अभी एनसीईआरटी ने बताया था, ब्रिजेश सर का फॉर्मूला था 288। ठीक है। के शेल, एल शेल और एम शेल, और वही एनसीईआरटी बोल रही थी 28 और 18। ये बेटा आपको अभी देखो, ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई ठीक रहेगा जब क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी 8 तक के लिए आपको, 9 तक के लिए भी आपको ये इनफ है, बिकॉज आपको एलिमेंट्स भी याद करने हैं, वो इतने ही करने हैं, 2 और 8 10, 10 और 8 18, तो 18 एलिमेंट्स याद करने हैं, तो 18 के बारे में समझो। ठीक है। अभी ये आगे बताऊंगा कैसे, इतना क्यों करते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। सारी चीजें। सो चलते हैं आगे। सो बेटा ये था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर आपको कैसे बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को सिंबलाइज किया जाता है जेड से। किससे किया जाता है बेटा? जेड से। ठीक है, याद रखिएगा, जेड से एटॉमिक नंबर किया जाता है हमेशा। मतलब सॉरी, एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, एटम का नाम, एलिमेंट्स का नेम, नेम ऑफ द एलिमेंट। लाइक मैंने बोला क्लोरीन। ठीक है। तो क्लोरीन का क्या है? एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर इज 35.5। ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, जैसे दे रखा है आपको एक एग्जांपल में, आपको रिप्रेजेंटेशन है, ये देखिए क्लोरीन का दे रखा है, सोडियम का दे रखा है। ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सी, जैसे आपको मैं एक बात दिखाऊं, लाइक दिस, ये एक सोल्यूशन देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ क्वेश्चन था बेटा, ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर द क्लोरीन 17 एंड 35, सोडियम 11 एंड 23। लेट्स सी आइए इसको सॉल्यूशन कैसे किया ये देखते हैं एक बार हम। ये बेटा देखिए क्लोरीन के लिए क्या दिया, Z है, एक सिंबल है इसका, ये Z सिंबल में दिख रहा है आपको, ठीक है। और हियर द सिंस क्लोरीन इज अ न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 17 इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, ठीक है। तो यानी कि 17 17 दोनों क्या हो गए 34, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा, अगर मैं बात करूं इसका एटॉमिक नंबर 35, तो 35 अगर मैंने ऐड ऑन किया इसके अंदर, तो 35 अगर मैंने Cl35 माना गया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन यहाँ देखो दे रखा है और करके, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, पर जब आपको इलेक्ट्रॉन, आपको प्रोटॉन पता है और आपको एटॉमिक मास पता है, तो न्यूट्रॉन कितना है उसमें से कैसे फाइंड करेंगे, इसको ले जाके वहां माइनस कर दीजिए, 35 में से 17 को माइनस किया तो आपको पता लग जाएगा कि 18 कितना है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, निकाल पाएंगे ना इसे, जैसे ये देखिए 35 दे रखा है, ठीक से बोलो 35 है बेटा, ठीक है, इक्वल्स टू में अगर मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, तो मेरे को पता है कि ये कितने दे रखे नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, और ये 35 है, तो 35 में मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 35 माइनस 17, मेरे को मिल जाएगा 18, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे को पता लग गया मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 18। क्लियर है। आगे देखते हैं बेटा, ऐसे सोडियम के बारे में दे रखा, देखिए सोडियम का है, सोडियम का एटॉमिक पहली चीज तो एलिमेंट का नाम है, ये एजेड मतलब एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट क्या है बेटा, सोडियम, यानी कि Na का एक्चुअल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम नाट्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 11, 11 11 22, अब बाकी बेटा यानी कि एटॉमिक नंबर आपको यहाँ दे रखा है 11, बस 23 क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वजह से कितना हो जाता है, तो 23 इज माइनस ऑफ 11, यू विल गेट द 12, यानी कि न्यूट्रॉन की वजह से कितने यहाँ पे बेसिकली ये आपके पास 12 बचे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यहाँ दिखा दिया आपको, ठीक है, ये रहा आपको एटम के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल, ये देखो कुछ शेल्स में डिवाइड किया गया बेटा, मैंने आपको बताया था आप उसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे बिल्कुल, ठीक है, यूज नहीं करना भी आपको इसको बिल्कुल। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर आप देखिए अगर आपको अभी गलत हो रहा हो तो आप कुछ समझिएगा, 2818 अगर वो बोलता है एनसीईआरटी वाला मान लो, तो 2818 अभी आप 9th के हिसाब से समझेंगे तो सोचिए 288 क्यों भरा इन्होंने, सोचो, ब्रिजेश सर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया ना। कहने का मतलब मैं उसे क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ अभी, ब्रिजेश सर का फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि बेटा आपको देखो किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का मेरा एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 12, ठीक है। अब 12 मेरे पास एटॉमिक नंबर इसका 12 है, तो मैं इसका क्या करता हूँ बेटा, 12 है मेरे पास, 12, तो इसको मैं शेल में डिवाइड करूंगा, तो बेटा पहली शेल में 2 जाएंगे, अगली शेल में 8 जाएंगे, के शेल और एल शेल बच गए कितने 2। तो बेटा इनकी एक रूल है, अगर आप रूल समझना चाहते हैं तो रूल ध्यान से समझ लीजिए, इन शॉर्ट समझा रहा हूँ। रूल नंबर 1 में क्या कहता है बेटा, अगर आपके पास, ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं फिर डिलीट कर दूंगा अभी क्योंकि मुझे आगे स्क्रीन को खिसकाना है। तो रूल नंबर 1 के अंदर क्या कहता है बेटा, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में मोर देन, ध्यान से सुनिएगा, मोर देन 4, 4 से अधिक नंबर, 4 के बाद यानी कि 4 से ज्यादा नंबर अगर बचते हैं, मोर देन 4, सो साइन विल बी, साइन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, नोट कर लीजिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है। और अगर रूल 2 कहता है इसी का, क्या कहता है बेटा, कि अगर लेस देन, लेस देन 4 बचेगा, लेस देन 4 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे, अभी दिखाता हूं मैं ऐसे कैसे। लेस देन, मोर देन 4 हुआ तो क्या हुआ आपके पास नेगेटिव, और रूल 2 कहता है लेस देन 4 हुआ तो पॉजिटिव। ये साइन क्लियर हो गया आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके, फिर आगे बताता हूँ। और रूल 3 जो कहता है हमारा कि रूल 3 कहता है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल ओनली 4, अगर सिर्फ 4 ही बचता है
सो इट टेकन एज अ पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो इट मीन्स आप कर पाएंगे सारा का सारा क्वेश्चन। जिसको ना समझ आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और अंदर इंटरनल बता दूंगा उसको। ठीक है, ये रूल अगर आप फॉलो कर लेते हैं बेटा 110% आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, आप देखो बताता हूँ कैसे मैंने रूल बताया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। 20 को देखो, ब्रिजेश सर का फॉर्मूला बताया के शेल, एल शेल और एम शेल के हिसाब से। ठीक है, पहली शेल में 2 डाल दिए, अगली शेल में 8 आ गए। अगली शेल में कितने आएंगे 8, क्योंकि 20 को तोड़ेंगे तो पहली शेल में 2 और 8 कितना 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, बच गए कितने 2। तो बेटा इसलिए सी ए कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है हमेशा। चलो एक और देखता हूँ, अगर Mg ले लो बेटा, Mg का एटॉमिक नंबर कितना 12, तो इसका ही बेटा सेम कंसेप्ट 2 8 और लास्ट में फिर कितने बच गया 2। बेटा कोई भी एटम्स देखो मोर देन 4 हुआ तो नेगेटिव, और लेस देन 4 हुआ देखो, लेस देन 4 है क्या है पॉजिटिव आएगा ना, जैसे साइन में मैंने आपको बताया था। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे आपको मान लीजिए सिलिकॉन ले लेते हैं, चलिए सल्फर ले लेते हैं। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। आइए ब्रेक करते हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल में। पहली शेल में बेटा 2 जाएंगे, अगली शेल में 8 जाएंगे, बच गए कितने 6। अब देखिए सल्फर का कितना है 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए। ठीक है, अगर सोचो मैं 18 लगाऊंगा, जो एनसीईआरटी बता रही है 18 लगाइए, तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ब्रिजेश सर का फॉर्मूला है, वो है तो कह रही है लेकिन ड्राइव किया वो ब्रिजेश सर के द्वारा नहीं है, बट फिर भी समझिए। 2 8 कितना है, पहली शेल में 2, अगली शेल में 8, अगले 6। तो बेटा 6 की जगह ये क्या करेगा सल्फर, 8 तो अपने आप को भर लेगा, 8 तो बना लेगा, लेकिन क्या करेगा 8 क्या कर रहा है, 6 बनाने के लिए 8 ने क्या किया, उधार लेके आया, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया ना इसको, इसलिए एस के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है हमेशा, ध्यान रखिए। आइए आपकी जाने मन एक चीज और मिलवाता हूँ, ऑक्सीजन का नाम सुना है आपने? उसको तो सबने सुना होगा। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8। पहली शेल में कितने हैं 2, अगली शेल में कितने जाएंगे 6, के शेल और एल शेल के हिसाब से पहली शेल में 2 जाएंगे, अगली 6। तो बेटा 6 तो रह नहीं सकते, देखिए ये रहा 6 तो रह नहीं सकते, तो सेकंड शेल में कितने आते हैं 8। यहाँ पे बेटा 8 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 क्या करता है 2 नेगेटिव ले लेता है, इसलिए हम O के पैर में O2 नेगेटिव लिखते हैं। आपने सुना है कभी O2 फॉर्मूला बोलते हैं ना, O2 ऑक्सीजन का क्या है O2। O2 क्या मतलब O के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसका मतलब हम शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, बट एक्चुअल में होता है ऐसे वो 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो अब जब जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में चलते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा, अभी यहाँ तक चलते आगे। ठीक है, आइए अच्छा एग्जाम्पल था अब तक का। बेटा यहाँ से कुछ आपके लिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको दे रखे हैं, प्लीज इसको हर एक को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसको लिखना भी है। देखो वैलेंस ये सारी वैलेंसी है, वैलेंसीज टोटल वैलेंसी आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं चाहे तो आप। ठीक है, आगे चलते हैं, ये पूरा का पूरा बेटा अच्छे से आपको इसे कॉपी करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक दे रखा है। 20 तक हर एक का देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना मास नंबर, की शेल में कितने आएंगे, एल शेल में कितने आएंगे, एम शेल में कितने आएंगे, लास्ट में वैलेंस शेल में कितने बचेंगे, वो लास्ट में जो बचते हैं 1 2 3 वही पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्या था ये तो खैर इन्होंने इसके आपके यूज का नहीं है, सो छोड़ दीजिए आप। ये आपकी वैलेंसीज के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इंपॉर्टेंट भी है और कहीं नहीं भी, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। देखिए हर एक के आगे 282 281 देखो 7 है फ्लोरीन, ऑक्सीजन का 26, यानी कि वैलेंसी कितनी 2 2 की बची बेटा, बिकॉज 2 इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज, इसलिए 2 वैलेंसी। तो ठीक है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 बच रहे थे ना यहाँ पर, तो 8 बनाने के लिए कितने कम थे 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 7 है, नाइट्रोजन का 7, तो 7 का 2 और 5 देखो मोर देन 4 है बेटा, ये वाला मोर देन 4 है नंबर, तो 4 है, इसका मतलब 8 बनाने के लिए कितने कम थे इसमें 3, तो इसलिए क्या होता है एन के ऊपर क्या होता है 3 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 नेगेटिव चार्ज होता है एन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर इसे बात कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उसके पास 3 कमी है, क्योंकि वो 5 तो ये रहा 5, तो 5 क्या करता है 5 और 3 कितने होते हैं 8। बेटा इस संसार के अंदर हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, ये ध्यान रखिए। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए देखिए 2 और 4,
4 रहेगा तो 4 पॉजिटिव ही रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 किसी को देता नहीं, ना किसी से लेता है, ठीक है। अभी आप बड़ी क्लास में आएंगे तो वहां पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मीथेन, जो फॉर्मूला कार्बन का 4 के साथ बॉन्डेड रहता है, ठीक है। चलिए वहां तो जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम 9th का देख लें, बस यही बड़ी बात है। तो हर एक का बेटा आपको एलिमेंट अगर जिसका नहीं बनाना आया हो मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर 11 को कैसे ब्रेक किया सोडियम को, 2, 8 और 1, ठीक है। ऐसे बेटा नियॉन है, नियॉन देखो, नियॉन एक हीलियम नियॉन ऑर्गन, एक ऐसे गैसेस है ये अपने आप को स्टेबल रखती है, 2 और 8, फिनिश, 0 0 दिखा आपको, यहाँ भी 0 वहां भी 0, मतलब 0 ही, मतलब ये 0 नहीं है, ये वाला 0 वाला, ठीक है। इसको किसी की जरूरत नहीं होती, मतलब पावरफुल गैस है, ठीक है, इनर्ट गैसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वही हीलियम के बारे में बता रहा है, 0 ये रहा नीचे, ठीक है। और इसके अंदर और कुछ पढ़ने की नीड नहीं। आइसोटोप्स आपको बताया मैंने, सिंपल सी भाषा बेटा, आइसोटोप्स एग्जाम में 110% पूछता है, और आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस भी आती हैं। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बेटा। आइसो जैसे कि आपको हाइड्रोजन देखो, H11, H12, H13 दे रखा है, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का दे रखा है, क्लोरीन 1735, 1735, 36, 37 बेटा। एक चीज और, इसका दो एप्लीकेशन, कोई भी दो, एनी टू कोई भी याद कर लें दोनों में से किसी का भी यूज। यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का यूज, जो आइसोटोप होता है उसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर के उपयोग में करते हैं। और बेटा इसी का उपयोग हम ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्रे, देखो यूज इन द, बीमारी होती है जो घेंगा रोग होता है जिसे बोलते हैं, गला होता है जो नेक रीजन होता है, ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है इंसान को, जो ये वाला हिस्सा होता है गले का, ये फूल जाता है, तो उसको आयोडीन नहीं मिलने के कारण गांव में जो पुराने लोगों ने देखा होगा अपने गले के नीचे बहुत कैंसर नुमा, कई बार ऐसा बोलते हैं कैंसर, बट एक्चुअली में उसको गोइट्रे हो जाता है, ठीक है, गोइट्रे बोलते हैं, गोइट्रे नाम की डिजीज होती है, ठीक है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है। और इसको तो इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स आपको चाहिए वाला, कार्बन 14 यूज फॉर द कार्बन डेटिंग, ठीक है, इनका उपयोग करने के लिए मदद करते हैं। इसका उपयोग बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी किया जाता है, कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है आइसोटोप्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको मारने में। आगे बेटा रिलेटिव मास है, इज एन एवरेज ऑफ द मास ऑफ आइसोटोप द एन एलिमेंट। रिलेटिव मास तो बेसिकली कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, बट आप अगर आप निकालना चाहें तो इजी वे में, बिल्कुल मैथमेटिक्स लगा कुछ नहीं। इफ एनी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द प्योर क्लोरीन, यहाँ लिखा है बेटा 75% ऑफ द क्लोरीन, 35 एंड 25% ऑफ द क्लोरीन इज प्रेजेंट, सो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू ऐड ऑन करके। ये बेटा सबकी वैल्यूज को आपने यहाँ देखो फाइंड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से इसको फाइंड कर दिया और कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया और आपके पास आंसर मिल गया, ठीक है। फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ से, 35 कैसे आया। आइए बेटा आइसोबार लास्ट है। आइसोबार क्या बेटा, बेसिकली दीज आर द एटम्स विच हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, जैसे कैल्शियम का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। मैग्नीशियम का इज अनदर एग्जांपल ऑफ आइसोबार, मैग्नीशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए चैप्टर बेटा यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।